दोस्तों लगभग 4 दिन पहले मैंने आपको एक शॉर्ट बना के बताया था कि सुप्रीम कोर्ट से डांट खाने के बाद सरकार ने 31 मेंबर्स को अपॉइंट किया है नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल में और इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल में, जिसमें से लगभग 18 मेंबर्स एनसीएलटी में अपॉइंट किए गए और 13 मेंबर्स को इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल में अपॉइंट किया गया। तो ऐसा लगा कि इस अपॉइंटमेंट के बाद चीजें थोड़ी शांत हो जाएंगी, लेकिन चीजें यहाँ पे शांत नहीं हुई हैं। ओवरऑल बहुत सी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ी थी, इनकी अभी रिसेंटली सुनवाई हुई और इस सुनवाई में फिर से सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट के बीच में एक बहस की स्थिति छिड़ गई है। एक्चुअली में यहाँ पे जो सरकारी स्टैंड है, जो केंद्र सरकार का स्टैंड है, वो क्या है? इनका बोलना है कि देखिए आपने जितने भी हमें अपॉइंटमेंट्स रिकमेंड किए हमने सब कर दिए हैं। सरकार का बोलना है कि 2020 से लेके अब तक हमने 84 मेंबर्स ट्राइब्यूनल्स में अपॉइंट किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे सरकार से एक सवाल पूछ दिया और सरकार का सवाल काफी लॉजिकल था। एक्चुअली में जितने भी अलग अलग ट्राइब्यूनल थे, जैसे फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल की बात कर लीजिए, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल की बात कर लीजिए, इनके मेंबर्स को अपॉइंट करने का अपना अपना तरीका है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो रिसेंटली आपने इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल में अपॉइंटमेंट्स किए हैं 13 लोगों के, एक्चुअली में इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल में अपॉइंटमेंट के लिए जो आपके पास नाम गए थे वो 41 नाम गए थे, तो 41 में से आपने 13 ही क्यों अपॉइंट किए? इसी प्रकार से हर ट्राइब्यूनल की अपनी एक सिलेक्शन कमेटी होती है और वो सिलेक्शन कमेटी सरकार को नाम रिकमेंड करती है। सरकार का सिंपल स्टैंड है, सरकार ने बोला है कि ठीक है भाई, आपकी सिलेक्शन कमेटी हमारे पास नाम भेज रही है और इस सिलेक्शन कमेटी में टेक्निकल लोग भी होते हैं और जुडिशरी के मेंबर्स भी होते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस भी होते हैं बहुत बार। तो ओवरऑल सरकार का बोलना है कि ठीक है भाई, आप हमको नाम सजेस्ट कर सकते हो, लेकिन अगर हमें लगता है कि हम किसी को अपॉइंट नहीं करना चाहते तो हम नहीं करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट यहां पे केंद्र सरकार के ऊपर यह इल्जाम भी लगा रहा है कि आप चेरी पिकिंग कर रहे हो। चेरी पिकिंग समझते हो ना, कि आपके सामने एक बड़ी चॉइस आ गई, मान लो 50 सेबों की, और उसमें से जो बेस्ट सेब थे वो आपने चुन लिए, सारे सेब नहीं चुने। अब यहां पे तो ट्राइब्यूनल्स में खाली है ना सीटें, लगभग 200 आप कह सकते हो वैकेंसीज खाली पड़ी हुई ट्राइब्यूनल्स में। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आप चेरी पिकिंग क्यों कर रहे हो मेंबर्स की? जितने नाम आपको रिकमेंड किए आप सबको अपॉइंट करिए, व्हाई आर यू डूइंग चेरी पिकिंग? और यहां पे जो एनवी रमन्ना साहब की टोन थी ना, वो काफी स्ट्रिक्ट हो गई थी। केंद्र सरकार का सिंपल लॉजिक है कि भाई देखिए, आपकी ये जो सिलेक्शन कम सर्च कमेटी है, ये जो भी हमको नाम रिकमेंड कर रही है अलग अलग ट्राइब्यूनल्स के, उसमें से हमारे पास एक राइट है कि हम किसी नाम को नहीं रिकमेंड करना चाहते तो हम नहीं रिकमेंड करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बोला तो क्या सीटें खाली पड़ी रहेंगी? एंड में जब अटॉर्नी जनरल, देखिए जब भी सुप्रीम कोर्ट में इस प्रकार की बहस चलती है ना, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है या तो अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल या एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट केस होगा तो सीधे सीधे अटॉर्नी जनरल रिप्रेजेंट करने आएगा। तो इस पर्टिकुलर ट्राइब्यूनल अपॉइंटमेंट के केस में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल यहां पे गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे और जो बेंच थी उसमें जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, एल एन राव और हमारे एनवी रमन्ना साहब जो कि सीजीआई हैं, सब बैठे हुए थे। तो यहां पे फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से बोला कि अगर अब आपने ट्राइब्यूनल्स के सारी वैकेंसीज अपॉइंट नहीं की तो हम आपके खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू करेंगे। आपको पता है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के अंदर अगर सुप्रीम कोर्ट की कही हुई बात कोई रोकता है या सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं करता है तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू कर सकता है। तो जब ये कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू करने का हवाला दिया हमारे सीजीआई ने और बाकी जजेस ने, तो उसके बाद सरकार के जो वेणुगोपाल साहब है थोड़े बैकफुट पे चले गए और इन्होंने 2 हफ्ते का समय मांगा है। और इस 2 हफ्ते के समय को लेके सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इन 2 हफ्तों को हम आपको फाइनल दे रहे हैं, इसमें अपॉइंटमेंट करना हो तो करो, नहीं करोगे तो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग आपके खिलाफ शुरू होगी। तो के वेणुगोपाल साहब ने कहा है कि ठीक है भाई, या तो हम अपॉइंटमेंट करेंगे और अगर हम अपॉइंटमेंट नहीं करते हैं तो हम आपके सामने वजह लेके आएंगे कि हम अपॉइंटमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं। तो अब यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है 2 हफ्ते का कि भाई ये जो 2 हफ्ते की लिमिट है ये सरकार ने ही मांगी है, अटॉर्नी जनरल ने ही मांगी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अल्टीमेटम तो दे दिया है कि 2 हफ्ते के अंदर जितने भी ट्राइब्यूनल के बचे हुए अपॉइंटमेंट है, जितनी भी वैकेंट सीट है, पूरे की पूरे अपॉइंटमेंट करो। मतलब कि अलग अलग, जैसे इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल का जो भी सिलेक्शन पैनल है, जो बाकी ट्राइब्यूनल्स के सिलेक्शन पैनल है, उन्होंने जो भी रिकमेंडेशंस दी हैं उन पे आप अपॉइंटमेंट करिए। नहीं करेंगे तो कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग शुरू होगी। मैं आपको बता दूं कि इस पर्टिकुलर इशू का एक और इंपॉर्टेंट फैसेट है। अगले 2 हफ्ते के बाद, मतलब जब भी आपका सरकार ओवरऑल अपॉइंटमेंट करती है या नहीं करती है, उसके ऊपर क्या अपना रीजन देती है, इसका बहुत हद तक इंपैक्ट इस बात पे भी पड़ेगा कि हाई कोर्ट के अपॉइंटमेंट कितनी तेजी से होंगे। डेफिनेटली हाई कोर्ट के अपॉइंटमेंट्स आप कह सकते हो कंपैरेटिवली ज्यादा जरूरी है। वैसे तो ट्राइब्यूनल्स का काम भी बहुत जरूरी है, आप हाई कोर्ट के काम को ज्यादा इंपॉर्टेंट और ट्राइब्यूनल्स के काम को कम इंपॉर्टेंट नहीं बोल सकते हो। ट्राइब्यूनल भी आपका कह सकते हो कि दिस इज अ सॉर्ट ऑफ जुडिशरी, स्पेसिफिक मैटर्स को देखते हैं वो। बट डेफिनेटली
अगर यहां पे सुप्रीम कोर्ट के फटकारने की वजह से सरकार ट्राइब्यूनल का अपॉइंटमेंट तेज करती है, तो हाई कोर्ट के अपॉइंटमेंट भी सरकार के ऊपर प्रेशर होगा तेज करने का। और अगर ट्राइब्यूनल में जो सुप्रीम कोर्ट का प्रेशर है इसको पुशबैक कर देती है सरकार, तो हो सकता है हाई कोर्ट के अपॉइंटमेंट्स भी आगे आने वाले समय में डिले हो जाए। 2 हफ्ते बाद क्या होता है इसका अपडेट मैं आपको देता रहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको इस वीडियो को देख के अच्छा लगा हो, लाइक और शेयर करिएगा, और हो सके तो ज्वाइन बटन दबा के हेल्प करें। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, हर चीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।